मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है और जिस तरीके से राहुल गांधी की एंट्री हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उसके बाद मामला जो है वो और दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि राहुल गांधी ने हाल के दिनों में ये पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक सीधे हमले किए। जी हाँ, सीलमपुर में रैली थी कांग्रेस की। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया, जनसभा को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केजरीवाल तक पर जबरदस्त तरीके से हमले किए। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उन्होंने प्रदूषण का मुद्दा उठाया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जो वायदे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि लंदन पेरिस दिल्ली को बना देंगे, वो मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। तमाम मुद्दों को उठाते हुए अदानी के मुद्दे पर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े कर दिए। अब किस तरीके से ये दिल्ली का चुनाव आने वाले वक्त में और दिखेगा, क्या अभी मौजूदा स्थिति है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। द स्वतंत्र के एडिटर विक्रांत यादव जी और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रविंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही। विक्रांत जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, कल सीलमपुर में रैली थी और केजरीवाल जी आए गांधी की, और इस रैली में और केजरीवाल जी ने पता नहीं कि राहुल गांधी बहुत बड़ा प्रचार किया, हमला करेंगे या नहीं करेंगे, उनका नाम दिल्ली को मैं साफ करेंगे, दूंगा, हो सकता है आम आदमी पार्टी को घेर भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, लेकिन हुआ ये कि अरविंद पेरिस बना दूंगा। राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई देखिए हुआ क्या, हमला किया। शीला दीक्षित की सरकार पर जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप आप देखिए, उनका भी जिक्र कर दिया। देखिए अनुराधा जी, बिल्कुल राहुल गांधी पर सबकी निगाहें थी और चूंकि ये पहली उनकी रैली थी और दिल्ली के चुनाव को कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी तरह त्रिकोणीय बनाया जाए, लेकिन इसमें जो दो तीन चीजें मुझे उनकी रैली में जो दिखाई दी और जो समझ में आई वो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा। एक तो राहुल गांधी ने शुरुआत अपने भाषण की थी, उसमें उन्होंने संविधान से शुरुआत की, संविधान बचाओ, उन्होंने संविधान की प्रति भी दिखाई और उसके बाद कहा कि हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी तरीके से उन्होंने जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाया, उन्होंने ये कहा कि कहीं भी हमले होंगे मैं मोहब्बत की दुकान खोलकर चल रहा हूँ, नफरत की दुकान हारेगी, नफरत की दुकान नहीं चलेगी। लेकिन तो अरविंद यहाँ पर दिल्ली में जो है मुख्य मुकाबला उनका अरविंद केजरीवाल के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर हमले से, प्रधानमंत्री मोदी पर हमले से उन्होंने शुरुआत की और वो धीरे धीरे वही सब बातें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी इन मुद्दों पर उनका रुख भी वही रहता है जो प्रधानमंत्री का रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं थोड़े से असहज हैं, वो उसे उस लेवल पर नहीं ले जाना चाहते जिस लेवल पर दिल्ली के कुछ नेता ले गए थे। जैसे आपको याद होगा कि अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर ली थी जिसमें ये लिखा था बैनर पर कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही। तो उस लेवल पर राहुल गांधी जाने से बचे। क्या ये इंडिया गठबंधन को बचाए रखने की उनकी कोशिश है या वो उस लेवल तक नहीं जाना चाहते, ये शायद कहीं ना कहीं ये सवाल है। दूसरा, अजय माकन जो दिल्ली के बड़े नेता रहे हैं, दिल्ली में वो विधायक रहे, दिल्ली से पूरी राजनीति उनकी दिल्ली में चली, हालांकि अभी वो राज्यसभा सांसद दिल्ली से नहीं राजस्थान से, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा अजय माकन वहां पर नहीं दिखाई दिए थे, अजय माकन उस रैली में दिखाई नहीं दिए, और तो ये भी थोड़ा चौंकाता है। ये भी इस तरह की खबरें आई थी कि अजय माकन को कुछ कहा गया था कि इस तरीके की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कीजिए जिसमें देशद्रोही लिखे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, लेकिन राहुल गांधी का हमला बहुत सभ्य था और राजनीति में जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इस तरीके से तो आप घेरेंगे, लेकिन क्या उनके कैडर तक मैसेज पहुंचेगा कि किस लेवल तक हमें जाकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना है, किस लेवल तक जाकर प्रचार करना है, क्या वो उनके कैडर तक पहुंच गया होगा संदेश? इसको लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ी कंफ्यूजन है। रविंद्र जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी की दिल्ली चुनाव में एंट्री? दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री पर काफी नजर थी लोगों की और बहुत महत्वपूर्ण थी, खासतौर पर जब जिस तरीके से 10 वर्ष के बाद जिस मुस्तैदी के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और जो दिल्ली की यूनिट है वो बहुत एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में अब ये चुनाव, क्योंकि केंद्रीय जो हाईकमान है उसकी तरफ से अभी तक इस चुनाव को लेकर कोई बयानबाजी नहीं हुई थी इस तरह की, तो ये रैली बड़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए थी कि यहां से एक टोन सेट होगा कि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ कितना बोलने वाले हैं कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री को कितना घेरने वाले हैं। तो
राहुल गांधी ने जिस तरह की बातें कही, जो बातें बोली और जो रैली का स्थल निर्धारित किया, तो उसमें यह तय हो गया कि अब वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, केजरीवाल चुनाव जीतें या हारें। पहले ये लग रहा था कि शायद वो बीजेपी के पक्ष में, या माफ कीजिएगा, केजरीवाल को उतना ज्यादा ना घेरे, उनको इतना टारगेट ना करें और बीजेपी को रोकने की कोशिश करें। लेकिन कल की जो उनकी सभा रही, उन्होंने जो चयन किया जगह का, उसके बाद उन्होंने जो बातें बोली, जो भाषण दिया, जिस तरह से क्रिटिसाइज किया केजरीवाल को, उनके गवर्नेंस मॉडल को, करप्शन तक का उनके ऊपर चार्ज लगाया, तो उससे और शीला दीक्षित की जो हुकूमत थी उसमें जो चार्जेस केजरीवाल लगाते थे, वो तमाम बातें उन्होंने बोली। तो अब ये क्लियर हो गया कि अब केजरीवाल के खिलाफ भी खुल के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी और उनको जो भी वोट हासिल हो, कम से कम ये तो सबको ही पता है कि केजरीवाल ने ही ले लिया है सारा वोट कांग्रेस पार्टी का, तो उनमें से जितना वापस अपने रिक्लेम कर पाए अपना वोट को, जितना अपना वोट बैंक वापस ले पाए, उसके लिए मुझे लगता है ये ज्यादा एफर्ट्स अब रहेंगे। और एक और बात इस क्लियर हो गई कि सेंट्रल लीडरशिप और जो दिल्ली यूनिट है वो कम से कम सिंक्रोनाइज्ड हुई, वो दोनों एक पेज पर आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों की बातें एक हैं कि भाई रिक्लेम करने के लिए दोनों अब तैयार हैं। अब किसी को बाई देने की कोशिश नहीं करेंगे कि कमजोर कैंडिडेट उतारे जाएं या फिर मजबूती से चुनाव ना लड़ा जाए, या फिर केजरीवाल के खिलाफ एग्रेशन कम हो और मोदी के खिलाफ एग्रेशन ज्यादा हो। इससे ये जाहिर मेरे हिसाब से हुआ कि चाहे बीजेपी जीत जाए, लेकिन अब चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और अपना वोट बैंक जो है उसको हासिल करेंगे। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन, देखिए क्योंकि कांग्रेस की दिक्कतें, जो इस तरह की पार्टीज होती हैं, उनकी दोहरी दिक्कतें होती हैं, इंडिया गठबंधन को भी बना के रखना है, ये बिल्कुल विक्रांत भाई की बात सही है। और कांग्रेस को यहां से जो संदेश देना है, और खासतौर पर राहुल गांधी या दूसरे जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसको जो संदेश देना है वो केवल केजरीवाल तक सीमित हो ऐसा भी नहीं है। उनको संदेश बिहार में भी देना है, क्योंकि 6 महीने बाद वहां भी चुनाव है। वहां पे संदेश क्लियर हो कि हम लोग एग्रेसिवली चुनाव लड़ेंगे और हमारा जो हिस्सा है बिहार के विधानसभा चुनाव में, उतनी सीट्स हम लोगों को आराम से मिल जाएं और तेजस्वी यादव जो हैं वो कहीं इस पार्टी को वीक ना समझें। इसलिए उनको संदेश देना भी जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी जताने की बहुत जरूरत है कि बजट सत्र जो है लोकसभा में, संसद का शुरू होने वाला है, तो उसमें भी एक स्ट्रेटेजिकली वो लोग अपना मूव करें। अपना अगर वोट को रिक्लेम करेंगे तो कम से कम एक बहुत मॉरल विक्ट्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी वहां पर जा सकती है और उस लोग जो चुनाव होगा, जो सत्र होगा, उसमें अपनी बातों को और मजबूती के साथ वो रख पाएंगे। जी अनुराधा। अच्छा, मैं वो बयान भी सुना देती हूँ जो कल सीलमपुर की रैली में दिया गया अरविंद केजरीवाल पर, जो उन्होंने हमला किया, और अरविंद केजरीवाल से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल पूछा राहुल गांधी के बयानों को लेकर, तो उन्होंने जवाब दिया है। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, वो भी आपको सुना देते हैं। और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। तो राहुल गांधी का बयान आपने सुना अभी, और अब आपको हम अरविंद केजरीवाल का जवाब भी इस पर सुनाएंगे, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार जो थे, उन्होंने राहुल गांधी की कल रैली हुई उसमें जो केजरीवाल पर उन्होंने हमला किया उसको लेकर सवाल पूछा।
तो हालांकि अरविंद केजरीवाल की ओर से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा गया था जिसमें उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी दिल्ली आए और उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। खैर वो टिप्पणी नहीं करेंगे और राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जो हूं वो देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। अब आपको अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट भी सुनाएंगे क्योंकि अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक हो चुकी है। संजय सिंह की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लगातार दिल्ली में कई मुद्दे जो हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं, खासकर जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आर पार की जंग नजर आ रही है। और अब इस जंग में कांग्रेस पार्टी भी अपनी एक रणनीति के तहत जगह बनाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की बयान अभी आया नहीं है, जैसे ही हमारे पास होगा हम बात करेंगे। विक्रांत जी, राहुल गांधी की आपने जो उनकी तरफ से बयान दिए गए उसको लेकर आपने कहा कि काफी संतुलित बोले राहुल गांधी और जिस तरीके के स्टेटमेंट अजय माकन की ओर से दिए गए थे उस तरह का अटैक जो है राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर नहीं किया। क्या ये इंडिया अलायंस वाली मजबूरी है क्योंकि आपको एक बड़ी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल का साथ चाहिए तो आप उस तरीके से आक्रामक नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि सीधी लड़ाई दिल्ली में आपकी आम आदमी पार्टी से है और उससे भी बड़ी बात यह है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को डेंट किया है दिल्ली पंजाब में, तो आपको वो वापस अपने वोटर लाने हैं तो अरविंद केजरीवाल को तो घेरना ही पड़ेगा। देखिए अनुराधा जी, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या जो है ना वो साफ दिखाई देती है कि कांग्रेस ने जहां भी जिन भी राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ या क्षेत्रीय छत्रपों के साथ गठबंधन किया वहां कांग्रेस की ताकत कांग्रेस से निकलकर क्षेत्रीय छत्रपों में जाती चली गई। क्षेत्रीय छत्रप मजबूत हो गए और कांग्रेस कमजोर होती चली गई। जबकि अगर आप देखिए कि बीजेपी जहां भी जिन राज्यों में गठबंधन करती है वहां पर जो गठबंधन के उसके साथी होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं और उनकी ताकत बीजेपी में आ जाती है। अब कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि एक तरफ तो उसे जब राज्यों के विधानसभा चुनाव आते हैं तो या तो उन क्षेत्रीय छत्रपों के साथ दबकर चुनाव लड़ना पड़ता है और अगर कांग्रेस ये चाहे कि हम उनसे अलग चुनाव लड़ेंगे तो वो क्योंकि उसे सेंट्रल स्तर पर लोकसभा के मौके पर उनका साथ चाहिए होता है तो उस लेवल तक उस एग्रेशन के साथ वो उनसे चुनाव नहीं लड़ती। और देखिए जब आप याद कीजिए 2013 का चुनाव, जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनावी मैदान में थे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इतना सघन वो चलाया था अपना अभियान, चुनावी अभियान, अपना चुनावी कैंपेन और सीधे वो शीला दीक्षित के खिलाफ उतर गए थे। उनका शीला दीक्षित के खिलाफ उतरना, उस समय के तमाम पत्रकार, तमाम जानकार ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए पहले ही चुनाव में मुश्किल पैदा कर दी है कि शीला दीक्षित के सामने वो कैसे चुनाव लड़ सकते हैं और वो जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बहादुरी का फैसला लिया और जिस एग्रेशन के साथ वो मैदान में आए थे वो उसका उन्हें फायदा मिला, वो चुनाव जीते और दिल्ली में 28 सीटें वो उस बार जीते। तो उनके उस एग्रेशन से चुनाव लड़ने का ये हुआ कि अगले बार जैसे ही उन्होंने 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया और 2015 के चुनावी मैदान में गए तब तक लोगों को यह विश्वास हो गया था, क्योंकि 2013 के चुनाव में एक बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जिसको ये विश्वास नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं। लेकिन 2014 के एग्रेशन ने यह विश्वास पैदा किया कि हाँ अरविंद केजरीवाल बीजेपी के सामने जीत सकते हैं और वो कांग्रेस से आगे निकल सकते हैं। उसका परिणाम देखिए, उसके बाद तो जो कुछ हुआ वो इतिहास था, 67 सीटें जीती। यहाँ पर मेरा कहने का केवल मकसद ये है कि चुनाव में जनता ये देखती है कि आप कितने एग्रेशन के साथ लड़ रहे हैं, किस शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं, क्या आपके अंदर वो जीतने की भूख है। कांग्रेस अपना वोट निश्चित तौर पर, दिल्ली में 2 ही वोटर हैं, एक बीजेपी के साथ है क्योंकि वो 35-3 +-3 करते रही है, 32 से 38 बीजेपी के पास हमेशा वोट बैंक रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 2 चुनाव 50% से ऊपर वोट से जीते हैं। इसका मतलब दिल्ली से उन्होंने कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया, उसका पूरा वोट बैंक समेट लिया और अरविंद केजरीवाल के पास कोई बीजेपी का वोटर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने केवल और केवल कांग्रेस को साफ किया है। तो कांग्रेस अगर अपने वोट उनसे वापस लेना चाहती है तो उस वोटर के जहन में भी यह बात आनी चाहिए कि जब हम अपना वोट कांग्रेस को देंगे तो उससे बीजेपी हारेगी, क्योंकि वो जो वोटर है वो बीजेपी को हराने वाला वोटर है। तो जब तक आप एग्रेशन के साथ लड़ते हुए उनके, आप देखिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप अपने नेताओं को अगर रुकवा देते हैं उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, अब एक टोन सेट कर दी है कि आप इससे आगे नहीं जाएंगे। क्या राजनीति लक्ष्मण रेखाओं के साथ होती है? ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने एक भाषा
संयमित रखकर अपने नेताओं को संदेश दिया है कि हम लड़ेंगे और संयमित भाषा के साथ लड़ेंगे। ये राहुल गांधी की खूबसूरती है, जिसको हमें इसका वो भी सराहना भी करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान राजनीति में और खास तौर पर दिल्ली के चुनाव में, जहां पर आपके दो जो राजनीतिक विरोधी हैं, एक अरविंद केजरीवाल है और एक बीजेपी है, उन दोनों को आप जानते हैं कि वो किस एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ते हैं। क्या कांग्रेस बिना उस एग्रेशन के उनका मुकाबला कर पाएगी? मेरा संदेह केवल इतना है। रविंद्र जी, गांधी जिस तरीके से दलितों की बात की, उन्होंने पिछड़ों की बात की, उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो इस चुनाव में इस स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है कि आपको कम से कम जो आपके सेलेक्टिव वोटर्स हैं उसमें आप सेंधमारी कर पाए। बिल्कुल, ये तो देखिए है ना अनुराधा जी, जो हमने पहले भी बात की कि जो उन्होंने वेन्यू डिसाइड किया रैली के लिए, जो जगह डिसाइड की है और जो नाम देखिए क्या लिखा है, बापू, संविधान और डॉक्टर भीमराव, है ना, वो तो उससे तो स्पष्ट हो ही जाता है कि उनका जो कंसंट्रेशन है वो किन वोट बैंक पे है। उनका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो इसी वोट पे है जो जिस वोट के लिए कांग्रेस पार्टी आज जानी जाती है। दलित समाज का वोट है, मुस्लिम समाज का वोट है, और उसी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी वोट को लेने के लिए संविधान की जो किताब लेके चल रहे थे, उसमें केजरीवाल और राहुल गांधी साथ चल रहे थे, लेकिन नारा तब भी यही था। उसके बाद अब जब विधानसभा का चुनाव है, तब अरविंद केजरीवाल अलग चल रहे हैं, राहुल गांधी उसी किताब के साथ चल रहे हैं कि संविधान की किताब दिखाते हैं। तो उनका तो मुख्य टारगेट यही है कि जो आसान है, जिनको वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना, वही वोट बैंक पर पहले टारगेट किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है बीच कांग्रेस पार्टी इस बात को तो समझ ही रही है कि जीतने की संभावना तो उनकी इस चुनाव में नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा वोट मिल जाए, अगर खाता खुल जाए, तो भी एक सम्मान की स्थिति उनकी होगी। 4% वोट है, कितना अगर डबल डिजिट में पहुंच गया तो एक बड़ी जीत के तौर पर उसको देख सकते हैं। और अगर इतना वोट उनका चला गया तो फिर तो आम आदमी पार्टी के लिए तो नुकसानदायक है ही है। तो यही था उनका जो पूरा लब बोलो बाब भाषण का था, वो इसी पे कॉन्सेंट्रेट रहा। और उन्होंने कम से कम ये बात क्लियर कर दिया है कि इलेक्शन साफ साफ लड़ा जाएगा, आमने सामने की फाइट में लड़ा जाएगा, नुकसान जिसको होना है हो जाए। रैली के बाद एक संदीप दीक्षित का भी एक बयान में सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि संविधान के दुश्मन हैं केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों, और जब इसी संविधान को बचाने के लिए पहले केजरीवाल भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे, और जब लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में केजरीवाल भी संविधान के दुश्मन बता दिए गए। तो पॉलिटिक्स अपना रंग बदल रही है, और दिल्ली की राजनीति मुझे लगता है जिस तरीके से एग्रेसिव फेज में, एग्रेशन में चली गई है, कांग्रेस पार्टी के पास और कोई दूसरा चारा नहीं बचा कि अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। क्योंकि देखिए 10 बरस में इतना ज्यादा वोट बैंक उनका घट गया, 23-24% वोट आया था 2013 में, और आज पिछले चुनाव तक घट के 4% पे रुक गए। अगर ये वोट भी उनका चला जाएगा, अगर ढंग से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इस वोट को रिक्लेम करना, पहली बात तो इस वोट को ही संभाल के रख लेना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और उसमें जितना ज्यादा इजाफा होगा वो उनके लिए बोनस है। तो उसी की पूरी लड़ाई है, और कितना ज्यादा वो लोग इस चुनाव में अपना वोट बढ़ा पाते हैं, उसको वापस खींच पाते हैं, ये पूरी कहानी इसी की है। इसके लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। पिछली बार हम लोग देखते थे कि ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि बीजेपी कहीं ना जीत जाए। इस बार उन्होंने शायद वो मोह छोड़ दिया है कि बीजेपी जीते या हारे, लेकिन हम लोगों को अपनी राजनीति अपने हिसाब से अब करनी पड़ेगी, और इसी के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार का इशू हो या शीश महल का, जो भी है, तो ये सारे जिस तरह के इश्यूज हैं, ये चुनावी इश्यूज हैं, इनमें कोई ग्राउंड का इशू तो है नहीं। मुख्य जो मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों पर तो इस पूरे इलेक्शन में कैंपेन हो नहीं रहा है। जो हवाई मुद्दे हैं, शीश महल का है, ये सब क्या, और उन मुद्दों पर कांग्रेस लेकिन घेर रही है। कांग्रेस भी उन मुद्दों को उठाने में पीछे नहीं है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, जमीनी जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, अब केजरीवाल भी चाहते हैं कि कम से कम उनका तो जिक्र ना हो। आम आदमी के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, उनका जिक्र ना हो, और इसीलिए वो भी, उनको भी बहुत कंफर्ट है ऐसे हवा सीएजी की रिपोर्ट के बारे में बात करना, और आतिशी की गिरफ्तारी हो जाएगी, 2100 रुपए की पेंशन है, बिजली पानी फ्री खत्म कर देंगे। इन मुद्दों पर केजरीवाल को भी सूट करता है, और बीजेपी जो है उनके पास तो ये रियल प्रॉब्लम है कि वो लोग इशू पिछले 10-12 साल में बना ही नहीं पा रहे दिल्ली के लिए कोई भी। और कांग्रेस पार्टी
मूल रूप से तो कांग्रेस ने खरीद सारे इश्यूज तैयार किए थे और कांग्रेस उसी के आधार पे अपना कैंपेन रन कर रही है। अब कितना बेनिफिट कांग्रेस को होगा और ये देखिए इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए पूरी लड़ाई है की जा रही है। बिल्कुल। विक्रांत जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितना मजबूत होगी उतनी बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। बात तो ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो तथ्य है कि अगर कांग्रेस अपना वोट रिक्लेम कर पाएगी या थोड़ा सा भी जितना घटेगा, देखिए अरविंद केजरीवाल के पास जो वोट बैंक है इस समय वो कांग्रेस का ही वोट बैंक था जो उन्होंने पूरी तरीके से छीन लिया है। अब कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उस वोट बैंक में से एक कुछ हिस्सा हमारे पास इस चुनाव में वापिस आ जाए, तो जितना उनके पास वापिस आएगा वो नुकसान अरविंद केजरीवाल का नहीं, वो ज्यादा फायदा बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी अपने 35, 36, 37% वोट के साथ एकदम सुरक्षित खेल रही है, फेंस पे बैठी हुई है। उसे ये पता है कि हम इससे आगे जा नहीं सकते अपने बूते, तो कांग्रेस जितना मजबूत हो जाए वो बीजेपी के लिए अच्छा है। और इसी कारण अरविंद केजरीवाल ये बार बार अपना देखिए हर चीज में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के कांग्रेस के कंधे पर बैठकर चुनाव लड़ रही है। वो केवल इसी कारण कर रहे हैं कि वोटर के दिमाग में किसी तरह ये बात बैठा दी जाए कि अगर उसने कांग्रेस को वोट दिया तो वो इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट मिलेगा। यही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कोशिश है और इसी में वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जी जी अच्छा, एक बात ये मैं समझना, ये जो महिला सम्मान योजना है जिसके तहत 2100 रुपए देने का वादा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस योजना के जरिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी के वोट बैंक में भी कुछ सेंधमारी कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव जीते, अब वो जीतेंगे या हारेंगे क्योंकि बीजेपी के लिए इससे मुफीद समय नहीं हो सकता, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते तो चुनाव के बाद जब आकलन होगा तो उसमें देखिएगा कि ये जो 2100 की योजना है इसकी एक बड़ी भूमिका रहेगी। इसके पीछे का कारण भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ अनुराधा जी। दिल्ली में आप ये समझिए कि दिल्ली मेट्रो बहुत कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट सवारी है, लोग उसमें लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन दिल्ली में जो महिलाओं के लिए बस फ्री की गई है, आप सुबह और शाम जाकर देखिए, जो वर्किंग क्लास जो 10, 15, 12 हजार की तनख्वाहों पर हमारी बच्चियां और बेटियां नौकरी करती हैं, वो दिल्ली के बस स्टैंड पर आपको दिखाई देंगी दिल्ली की बसों का इंतजार करते हुए। वो इसलिए कि अगर आप मेट्रो में जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर आपका 100 रुपया दिन में खर्च होता है तो वो महीने का 3000 रुपए बनता है। अगर किसी बहन बेटी का 3000 रुपए महीने का बचे और उसकी तनख्वाह 12-15 हजार है तो ये बचत वही समझ सकती है जिसका वो पैसा बच रहा हो। और जो 2100 की योजना की बात की गई है, देखिए महिला सम्मान योजना जिस भी राज्य ने देने की घोषणा की, हमने उसके परिणाम देखे हैं कि किस कदर दिल्ली में उन विधानसभा चुनाव में उसे वोट मिले, चाहे मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए, कर्नाटक की कर लीजिए, महाराष्ट्र की कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की कर लीजिए, जिस राज्य में आप बात कीजिए, हरियाणा की, अभी रविंद्र भाई हरियाणा से हैं, वो बताएंगे किस तरीके से महिलाओं ने वहां पर वोट दिया। तो महिलाएं पहले जो होता था, महिलाएं अपने घर के जो रूढ़िवादी हमारा समाज था वहां पर भी महिलाएं अपने घर के पुरुषों के कहे मुताबिक वोट देते थे, लेकिन अब महिलाएं एकदम स्वतंत्र हो गई हैं और ये कई चुनावों ने पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया है कि घर के पुरुष भले ही किसी दूसरी पार्टी को वोट दे, लेकिन महिलाएं अपनी इच्छा से अपने जिनको उन्हें लग रहा है कि उससे उन्हें डायरेक्ट फायदा है उसको वो वोट दे रहे हैं। और दिल्ली में भी महिलाओं का आधी आबादी है, अगर महिलाओं का वोट बैंक एक मुश्त किसी पार्टी को मिलता है तो उसको फायदा जरूर होगा। और आप देखिएगा कि अभी बीजेपी का जब संकल्प पत्र आएगा तो इस 2100 को, क्योंकि 2100 की ये बात की जा रही है, इसको तो बीजेपी और प्रधानमंत्री चुनावी रेवड़ी बताते थे, लेकिन आप देखिएगा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में भी इसी तरह की चुनावी रेवड़ी होगी, महिलाओं के लिए घोषणा होगी, क्योंकि कहने के लिए हो सकता है कि चुनावी रेवड़ी, लेकिन इसके बगैर अब कोई राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ सकता। और देखिए अभी मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, त्योहारों पर रेवड़ी बड़ी खाई जाती है, दिल्ली के लोग बड़े चाव से रेवड़ी खाते हैं और शायद ये एक बड़ी वजह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबीज कल्चर स्टार्ट किया, रेवड़ी कल्चर स्टार्ट किया, अब लग रहा है कि मजबूरी बन गया है तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये रेवड़ी कल्चर। देखिए इसके बगैर, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक साथ में जुड़ गया है, महिलाओं के वोट निश्चित तौर पर मिलने लगे, महिलाओं ने कई विधानसभा चुनाव में इस बात को साबित किया है। और जब इतना बड़ा वोट बैंक, हम लोग अक्सर बात करते थे दलित वोट बैंक में, माइनॉरिटीज वोट बैंक, उसमें भी मुस्लिम वोट बैंक, अलग अलग चीजों के वोट बैंक हम देखते थे, लेकिन अब ये पूरा एक, जिसमें कोई कास्ट, क्रीड, धर्म कोई चीज नहीं है,
पूरा एक आधी आबादी आपको एकमुश्त अगर किसी योजना के कारण मिले तो राजनीतिक दल कैसे उससे अलग अपने आप को कर पाएंगे, ये उनके लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, और इसका परिणाम कई राज्यों में एकदम साफ दिखाई दिया है कि सिर्फ इस योजना के कारण जो महिलाओं को पैसा दिया जाता है। आप देखिए, झारखंड में मैया सम्मान योजना की घोषणा की गई, बड़ी जीत उन्हें मिली, और जो चुनाव के बाद अभी उन्होंने हाल ही में कार्यक्रम किया जिसमें ये पैसे का खाते में ट्रांसफर करवाया गया। तो राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को, सबको ये समझ में आ गया है कि ये सफलता का शॉर्टकट है, और अब इस शॉर्टकट से कोई भी बचने की कोशिश नहीं कर रहा। चाहे वो पहले इसे चुनावी रेवड़ी बताते थे, रेवड़ी कल्चर बताते थे, इसको देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताते थे, लेकिन अब सभी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल, सभी इस तरह की योजनाएं इसी कारण लेकर आ रहे हैं। रविंद्र जी, देखिए, आपने हरियाणा का भी हाल का चुनाव देखा, और हरियाणा के चुनाव में ज्यादातर लोगों की भविष्यवाणियां गलत साबित हुई, क्योंकि काफी ज्यादा लोग ये बात कर रहे थे कि इस बार सरकार बदल जाएगी हरियाणा में, लेकिन हुआ उसके एकदम ऑपोजिट। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है, जैसा हम देखते रहे हैं कि एक तरफा वोट उन्होंने आम आदमी पार्टी को किया विधानसभा में, और एक तरफा वोट जो है वो लोकसभा में बीजेपी के लिए किया। यहाँ जातीय समीकरण, कास्ट पॉलिटिक्स उतनी ज्यादा हावी नहीं है। पिछले 2 इलेक्शंस में तो हम यही देख रहे हैं, क्योंकि जो अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल करते हैं उस पर वो चुनाव लड़ते हैं और उस पर उनको वोट भी मिलता है। इस बार का जो चुनाव है रविंद्र जी, दिल्ली में ये बड़ा डिफरेंट चुनाव कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये ऐसा चुनाव है जिसके नतीजे तय करेंगे कि आखिर इस चुनाव में क्या क्लिक किया है। आपको क्या मोटा मोटा समझ में आ रहा है? ये बात ठीक है आपकी, और विक्रांत भाई की बात भी ठीक है। बस उसी में मैं एक ऐड कर देता हूँ कि ये जो रेवड़ी या महिलाओं को 2100 रुपए की पेंशन की देने की जो बात है, इसका लाभ हम लोगों को चुनाव के बाद आकलन में जरूर दिखता है, लेकिन इसको एक जो नजरिया देखने का है, खासतौर पर जब अरविंद केजरीवाल ने ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है जो कांग्रेस पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाई। महाराष्ट्र में उन्होंने चुनाव के बाद ये जिक्र किया, हरियाणा में उन्होंने चुनाव के बाद जिक्र किया कि वोटिंग में, वोटर लिस्ट में धांधली हुई। ये केजरीवाल ने बात पकड़ी और उन्होंने इस विधानसभा चुनाव के पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया, और बार बार इसको हाईलाइट करके उन्होंने मीडिया के भीतर ये चर्चा का एक विषय बना दिया। अब ये देखिए, जो ये योजनाएं हैं, जब चुनाव का परिणाम आता है अनुराधा जी, तब इन योजनाओं की सबसे ज्यादा बेनिफिट पार्टियों को होता है, ताकि वो इलेक्शन के जो पूरे कैंपेन है, इलेक्शन का जो रिजल्ट है, चाहे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे वो रिजल्ट आया हो वोटिंग की में धांधली करके, चाहे वो ईवीएम को मैनिपुलेट करके आया हो, चाहे वो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में किसी तरह की त्रुटि गड़बड़ी करके आया हो, लेकिन जब हम लोग इस तरह की बातें उनके सामने रखेंगे कि महिलाओं ने वोट दे दिया, या कोई और स्कीम थी उसकी वजह से हमको वोट मिल गया, या आरएसएस और बीजेपी ने 80-80 हजार छोटी बड़ी सभाएं कर दी, उसका बेनिफिट मिल गया, तो उस इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद हम लोग इन बातों की चर्चा करना बेमानी समझते हैं कि अब इनका करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने ये तमाम बातें चुनाव से पहले कही हैं, तो असली लिटमस टेस्ट जो है इन योजनाओं का, कि वाकई इन योजनाओं से वोट मिलता है, या ये योजनाएं अपने जो चुनाव के भीतर धांधलियां होती हैं उनको छिपाने के लिए काम आती हैं। ये दोनों चीजें हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव और जिस तरह आपने बताया हरियाणा का चुनाव, उसका रिजल्ट और जमीन पर जिस तरह का माहौल था वो मेल नहीं खाते, और मेल आज भी नहीं खाते हैं वो। तो अगर वो चुनाव के रिजल्ट मेल नहीं खाते, और चुनाव के बाद जिस तरह की परंपरागत तौर पर हम लोग देखते हैं सेलिब्रेशन हो, या पार्टियां जिस तरह से खुशियां मनाती हैं, अगर वो भी ना दिखे तो जाहिर है सवाल खड़े होंगे। तो इसलिए कई बार हम लोगों को ये बात समझने में टाइम लग जाता है, लोगों को लग जाता है कि भाई ये जो इलेक्शन जीता गया था ये सही तरीके से जीता गया था, या इस चुनाव में कोई धांधली हुई थी। अब 1 मिनट में आपको लेके इस इलेक्शन, क्योंकि केजरीवाल ने बड़ा महत्वपूर्ण ये मुद्दा उठाया है, और इसको कांग्रेस पार्टी को भी रेज जरूर करना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो पता नहीं कितना इसको उठाएंगे। लेकिन अब छोटी सी बात है कि हरियाणा में अभी एक सिरसा की विधानसभा सीट है, उस विधानसभा सीट पर कैंडिडेट ने वीवीपैट मशीन के साथ जो वोट पड़े थे उनके मिलान के लिए 4.5 लाख रुपए भरे, और जब वो मिलान करने के लिए गए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मिलान नहीं किया जाएगा,
पूरी मशीन के जितने अंदर जितने वोट हैं उन वोट को डिलीट कर दिया जाएगा और नए सिरे से वोट डाल के उसकी वीवीपैट के साथ काउंटिंग आपको करके हम लोग दिखा देंगे। तो ये देखिए कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो फेयर नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर वो ट्रांसपेरेंट होता तो इलेक्शन कमीशन को दोबारा से उनका मिलान कराने में क्या दिक्कत थी, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और इसी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से लेके चाहे बंबई हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो, कम से कम भी सैकड़ों पिटीशन इसमें फाइल हुई है और अभी तक देखिए 3 महीने बीतने के बाद भी, आखिरी बात, अभी तक उन पर सुनवाई नहीं हुई है। तो ये योजनाएं यकीनन बेनिफिट देती होंगी महिलाओं को और इलेक्टोरल वोट को गेन करने में भी इसका जरूर बेनिफिट होता होगा। लेकिन हम लोग इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, चुनावी धांधली के ऊपर पर्दादारी करने में भी इन योजनाओं का बड़ा अहम किरदार होता है जिनको पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती। जी विक्रांत जी की बात रविंद्र जी कह रहे हैं, मैं उसमें एक बात और ऐड कर देती हूँ। जो लोकसभा चुनाव हुए और जब अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, महीने का वक्त ही बीता है और इस दौरान, इस टेन्योर में दिल्ली के अंदर पुरुष वोटर्स और महिला वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है और ऐसी कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लाखों में वोट्स बढ़ गए हैं। क्या जो अरविंद केजरीवाल वोटर लिस्ट में एडिशन और डिलीशन की बात कह रहे हैं, उस मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई कॉन्क्रीट जवाब दिया गया है? हाल ही में जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की, उसमें उन्होंने कहा था कि जो लास्ट डेट के बाद 20 दिनों के अंदर 5.5 लाख, शायद यही संख्या थी, 5.5 लाख वोट नए बनने की आवेदन आए हैं। जो नए बन गए वो अलग है, जो लास्ट रोल बन गया था उसके बाद, ये नवंबर एंड की बात है, 28 नवंबर या कोई तारीख, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है और इसकी गंभीरता से स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो सवाल तो यही है कि स्क्रूटनी करेगा कौन? करेगा आपको ही करनी है, चुनाव आयोग को ही करनी है। और रविंद्र भाई ने एक बात बहुत अच्छी, बहुत ठीक बोली, जिससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद ये सवाल उठाया कि वोट में धांधली की जा रही है। अनुराधा जी, इस बात समझनी पड़ेगी राजनीतिक दलों को कि हर राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में होती है वो अपने वोट बढ़ाने की या विपक्ष में भी होते हैं वो नए वोट बनवाने की और अपने विरोधियों के वोट कटवाने की कोशिश करती है। ये सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं अक्रॉस द पार्टी, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो सत्ता में हो। और इसमें कुछ भी गलत भी उस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई अगर आप किसी जेन्युइन आदमी का वोट काट रहे हैं और जेन्युइन आदमी का वोट बनवा रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई गलत वोट उसमें है तो उसको कटवाने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है। लेकिन इसमें सजगता चाहिए जो सामने वाली विपक्षी पार्टी है। अब चुनाव के बाद अगर कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही थी हरियाणा में और महाराष्ट्र में, क्या कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता और उसके नेताओं को ये चुनाव से पहले दिखाई नहीं दे रहा था? क्या वो इतने सजग नहीं थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी एक दिल्ली में एक पार्टी चलाते हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, लेकिन दिल्ली के अगर चुनाव में इस तरीके से वोट बढ़ाने की, सांसदों के घर पर 30-30, 35-35 वोट बढ़ाने के आवेदन आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने लोगों को सक्रिय किया हुआ, इन सब चीजों को पकड़ा और चुनाव से पहले सामने रखा। क्योंकि आप देखिए कि चुनाव के बाद लकीर साफ निकल जाए तो लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता। और इसी कारण आज हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव बुरी तरह हारी। हरियाणा में जहां वो सरकार बनाना चाह रही थी वो हार गई। अब आप जांच कब होगी, नहीं होगी, क्या इसका नतीजा लेगा, ये सब तो कभी कुछ सामने आ ही नहीं सकता। आपको अगर आज के परिदृश्य में चुनाव लड़ना है तो जैसा चुनाव लड़ा जा रहा है उससे ज्यादा आपको शार्प होना पड़ेगा। एक दिन मैं संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनसे मैं बात कर रहा था, मैंने कहा आप बहुत ही तेज पॉलिटिशियन है कि आपने चुनाव से पहले ये चोरी पकड़ ली, आप बहुत ही चतुर निकले। बोले हम चतुर नहीं है, हम नजर रखे हुए थे, हम जागरूक हैं। तो ये जागरूकता अगर कांग्रेस को और बाकी राजनीतिक दलों को ये लगता है कि बीजेपी या सत्ताधारी दल ऐसा करते हैं तो उनको भी उसी लेवल पर जागरूक होना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में अब चुनाव आयोग इन सब जांच में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या जांच होती है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने बोला था और ये भी कहा था कि इसकी लार्जर स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो क्या उसका नतीजा निकलेगा, कब तक निकलेगा, क्या इस पर कार्रवाई होगी, ये सब चुनाव आयोग की अपनी साख का सवाल है। तो चुनाव आयोग को ये सब बताना चाहिए।
मतलब जो हम देखते हैं चुनाव अक्सर ईवीएम का मुद्दा उठ जाता है। रविंद्र जी, लगातार हमने हरियाणा चुनाव के बाद भी देखा कि किस तरीके से ईवीएम का मुद्दा उठा, उसके मशीन के अंदर जो बैटरी की चार्जिंग परसेंटेज है उसका मुद्दा उठा। यहाँ दिल्ली में उसके उलट वोटर लिस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है। और जैसा भी विक्रांत जी भी कह रहे हैं कि बहुत बारीक बात पकड़ी है आम आदमी पार्टी ने और इसको चुनावों से पहले ही उठा लिया। तो लग रहा है कि हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं और चुनाव से पहले ही वो क्या बोलेंगे हार के बाद, वो एक्सक्यूज उनकी तरफ से तैयार किया गया। लेकिन आप किस तरीके से ये देख रहे हैं? केजरीवाल क्या है और बीजेपी क्या है? ये हिंदुस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस की बात हो रही है। केजरीवाल इसमें क्या, बहुत छोटी चीज है केजरीवाल, बहुत छोटी चीज है बीजेपी। 70 साल से हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है, इलेक्टोरल प्रोसेस यहाँ पर है, उसमें केजरीवाल और बीजेपी पता नहीं कौन कौन आया, कौन चला गया। अरे जब भारत का संविधान है, आईन बना हुआ है, उसमें एक वोटर को इस बात का अख्तियार है कि वो जिसको वोट डाले, वोट उसी को जाए। लेकिन ये वोट नहीं जा रहा। केजरीवाल ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और धीरे धीरे सब पॉलिटिकल पार्टी जागरूक हो रही हैं। अब ये जागरूकता अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन से पहले आ जाती तो वोट तो परिणाम बदलते हुए हम लोग देख लेते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इस इशू को जो आप इसके बाद देखिएगा, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज जागरूक होंगी। तो जो अगर इलेक्टोरल प्रोसेस है, राजीव कुमार से जब सवाल पूछते हैं तो वो मिर्जा बन जाते हैं वहां पर। तो बताइए, हम लोग ये इतना बड़ा इशू है, पत्रकार वहां सवाल पूछने जाते हैं, वो एक नया का शेर जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, वो हमारे सामने परोस देते हैं। अब बताइए, इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या पॉलिटिकल पार्टी तो उसका एक हिस्सा है ना जी। इतना बड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस अनुराधा जी, उसका एक पार्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, उसके कई सारे हिस्से हैं, उसमें मैं और आप चौथा खंबा जो है वो भी हिस्सा है। एक इंडिविजुअल के तौर पर मेरा पहला, एक बात बताइए, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं और मैं एनआरआई बन गया, मैं वहां की सिटीजनशिप ले लूंगा तो मेरे दो ही अधिकार तो अलग बनेंगे ना। एक, मेरा पासपोर्ट वहां का बन जाएगा, दूसरा मुझे वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा मुझे क्या, जब मेरा वोट डालने का इतना इंपॉर्टेंट अधिकार है और उस वोट का मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं किसको डाल रहा हूं, कहां जा रहा है, तो आप इससे बड़ा फ्लो डेमोक्रेटिक सेटअप में और क्या होगा। आज की तारीख में जब हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि ड्यूअल सिटीजनशिप का भी जो है हम लोगों को रास्ता खोलना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो लोग वोट का ही नहीं पता लग रहा है, एक बहुत बड़ा फ्लो है। और फिर मैं कहता हूं, ये जो स्कीम्स लेके आते हैं, ये स्कीम्स, आप मेरी बात मानिए, आज नहीं तो 10 साल बाद इस बात का पता लगेगा। ये स्कीम्स जो है, ये लीपा पोती के लिए स्कीम है कि हमने 2100 रुपए दिए इसलिए महिलाओं का वोट हम लोगों को मिल गया। और हम पत्रकार, मैं सबकी बात करता हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। हम लोग अपने एनालिसिस में, क्योंकि चुनाव के बाद हम लोगों को पार्टी को क्रेडिट देना होता है कि जीतने की वजह क्या रही है, इसलिए हम लोग ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं उस बात का और तुरंत इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि 2100 रुपए इन्होंने घोषित कर दिए इसलिए ये लोग चुनाव जीत गए। और उसके बाद कोई जिक्र नहीं करेगा, सब लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी करोना रो रहे हैं क्योंकि चुनाव हार गए। लेकिन रविंद्र जी, इसका जो चुनाव आयुक्त की ओर से भी कहा जाता है कि जहां विपक्ष के जो पार्टीज हैं वो जीत जाते हैं तो वहां ईवीएम ठीक हो जाता है, वहां इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर हो जाती है, वहां कोई दिक्कत नहीं होती। जहां आप हार रहे हैं, जहां पर विपक्षी पार्टियों को शिकस्त मिल रही है, वहां पर ईवीएम में भी गड़बड़ हो जाती है, वहां पर जो चुनाव अधिकारी हैं वो भी धांधली कर देते हैं। अनुराधा जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गड़बड़ी एक चीज है, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस की, और इलेक्टोरल प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक रोल्स है, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटर्स जो है उनका रोल्स है। तो हम तो रोल से लेके, आप ये बताइए, जब 5.5 लाख वोटर्स का अनप्रेसिडेंटेड ये बढ़ना अनप्रेसिडेंटेड है, चुनाव आयोग खुद मान रहा है, तो हम लोगों को ये भरोसा कौन दिलाएगा कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? कौन दिलाएगा? इलेक्शन कमीशन। चलिए, ये बात तो एक पॉलिटिकल जवाब हो गया कि भाई वो कहते हैं कि अगर कर्नाटक में जीत गए तो वो मशीन ठीक थी, हिमाचल में जीत गए तो, अरे वो तो कांग्रेस के लिए ठीक थी ना, मेरे लिए तो ठीक नहीं थी। कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस चुप हो जाएगी, लेकिन मैं तो एक मतदाता हूं, मैं तो एक पत्रकार हूं, मेरे सवालों का जवाब ना कांग्रेस दे सकती ना बीजेपी दे सकती, मेरे प्रश्न का जवाब तो चुनाव आयोग दे सकता है ना।
और चुनाव आयोग से सवाल हम अगर नहीं पूछेंगे तो हम किससे पूछेंगे? अब वहां पर जाके हमको बशीर बद्र मिल जाते हैं तो हम क्या करें बताओ? हम लोगों को सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कौन जीते कौन हारे से मतलब ही नहीं है हमको। आपको और हमको क्या मतलब है कौन जीत रहा है? हम लोग कोई कांग्रेस बीजेपी के लिए काम करते हैं? हम लोग काम करते हैं हमारी जिम्मेदारी के लिए। आम आदमी जो है उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसका वोट सही दिशा में जा रहा है, ना कि हम लोग इलेक्शन के बाद ये ओवर सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ जाएं कि 2100 रुपए दे दिए, आरएसएस ने 70,000 छोटी बड़ी सभाएं कर दी और आरएसएस का मैनेजमेंट इतना अच्छा था, मोदी का चेहरा काम कर गया और इस वजह से वो चुनाव जीत गए। और कांग्रेस की कमियां निकालने लग जाएं, अगर आम आदमी पार्टी हारती है उसकी कमियां निकालने लग जाएं। ये नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक हिस्सा है, इलेक्ट्रोल प्रोसेस उसका जो पूरा इलेक्ट्रोल प्रोसेस है और वो 6 महीने से शुरू होता है। इलेक्ट्रोल जो रोल्स बनना, वोटर्स का जो रोल बनता है वो 6 महीने का एक लंबा प्रोसेस है। और आखिरी दिन भी शुरू नहीं होता। हरियाणा का चुनाव खत्म हो गया है, हरियाणा का चुनाव खत्म हो गया है अनुराधा जी, लेकिन अभी भी रिकाउंटिंग के लिए, वोटर का ईवीवीपैट का मिलान के लिए वो प्रक्रिया अभी भी शुरू हो सकती है जब आदेश करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो उन तमाम चीजों को संभाल के रखने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। लेकिन चुनाव आयोग पर ही अगर भरोसा हम लोग नहीं रखेंगे या खो देंगे तो फिर वोटिंग कांग्रेस और बीजेपी तो बहुत छोटा पूछ का। ठीक, विक्रांत जी बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कर रहे थे रविंद्र जी, और बड़ा कंसर्न है इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर। जिस तरीके से जो दिल्ली में वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, आप ये देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड है, असामान्य है। एक विक्रांत भाई के जवाब से पहले एक बात बस मैं ऐड कर दूं, कल भी एक इसी तरह का डिबेट में था। ये बताइए 1 किलोमीटर का दायरा है, वो विक्रांत भाई तो बड़े पत्रकार हैं, सारा देखते ही हैं, जिसमें सारे लुटियंस जोन का जो नाम आ रहे हैं सांसदों के। 1 किलोमीटर के दायरे में अगर 15 या 20 सांसदों के बंगले हैं जिनमें 30-30, 40-40 वोट बढ़ रहा है। अब ये क्या, ये कंसर्न नहीं होना चाहिए क्या आम आदमी का? चाहे वो वोटर किसी के भी बढ़े, हम और आप अगर वोट ट्रांसफर कराएंगे तो कितनी तकलीफ आती है, हम अगर किसी का वोट कटवाने जाएंगे तो कितनी दिक्कत आती है। लेकिन वहां 20-20, 30-30 वोट एक आदमी के बढ़ रहे हैं, वो किसी को भी वोट डालें। लेकिन एक नागरिक के नाते हम लोगों को जानने का अख्तियार तो है। बिल्कुल विक्रांत भाई जी, अनुराधा देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग की साख पर सवाल है, इसलिए किसी से छिपा नहीं हुआ। मेरा इसीलिए कहना है, अब आप छोटी सी चीज देखिए कि हर बार चुनाव में, जैसे मैं दिल्ली का वोटर हूं, मैं कभी मैंने अपने जीवन में अपनी वोटिंग लिस्ट में ये नाम चेक करने की कोशिश नहीं की कि मैं मेरा नाम बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ। लेकिन अब मैं पिछले कुछ चुनाव से मैं लगातार हर चुनाव से पहले अपना नाम वोटिंग लिस्ट में चेक करता हूँ और ये देखता हूँ कि कहीं उसे काट तो नहीं दिया गया। पहले तब वोट कटते थे जब आप या तो वहां से चले गए हैं, दूसरी जगह आपने वोट बना लिया हो, दूसरी जगह के आप वोटर बन गए हो, ये मेरा अपना घर है, मेरा वहीं पर मैं रह भी रहा हूं, वहीं का वोटर, ये कभी चेक नहीं करते थे। और इसी कारण देखिए कि कई बार वोट देने जब आप जाते हैं तब पता चलता है कि आपका वोट कट गया। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, पिछली बार वो चुनाव देने गए थे तो राजनीतिक दल की अध्यक्षता करते हैं, उनका वोट कटा हुआ था, उन्हें बूथ पर जाकर पता चला। तो देखिए, आमतौर पर वोटर नहीं चेक करते थे, लेकिन अब वोटर्स के दिमाग में, जहन में ये बात आ गई है कि आपको चेक करना जरूरी है। लेकिन ये जो शक पैदा हुआ है, इसका निदान भी चुनाव आयोग के पास है। और जिस तरीके से इस बार के केवल दिल्ली में वोट बढ़े ऐसा नहीं है, अब महाराष्ट्र के देखिए आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, वो एकदम डराने वाले हैं कि किस तरीके से वहां पर वो लोकसभा के बाद और जिस तरीके से वोट वहां पर बढ़े हैं और जिस तेजी से वोट बढ़े हैं, वही हाल दिल्ली में भी दिखाई दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता। जो एक राज्य की पॉपुलेशन है वो एक एवरेज में ही आगे बढ़ेगी, लेकिन चुनावी साल में अगर अनप्रेसिडेंटेड आबादी बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं चिंता करती है कि वो जो वोट देने वाली आबादी है उसकी संख्या अचानक कैसे बढ़ रही है। और जो सांसदों के घर पे अगर 30-30, 35-35 वोट सामने आ रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग की अभी तक ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि वो सामने आकर के बताए कि भाई इनका क्या कारण है, क्या इसमें हमने पाया, क्या हमने इसमें जांच की, इसमें करेगा कौन? सवाल उठ रहे हैं। एक आदमी कहता है कि वोट की चोरी हो रही है, दूसरा आदमी कह देता है नहीं हो रही। तो चुनाव आयोग वो तो निष्पक्ष संस्था है, इस मामले में वो अदालत की भूमिका निभाती है, उसे सामने आकर बताना चाहिए कि हम इस मामले में क्या पा रहे हैं। और अब सवाल तो इतने चुनाव आयोग की संस्था, आप याद कीजिए कि TN सेशन का दौर हुआ करता था और वहां से लेकर हम लोग कहाँ आ गए, और ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत चिंता की बात होनी चाहिए और चिंता की बात है भी। और शायद है कि आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया चुनाव से पहले और इस मुद्दे पर वो बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुद्दा उठाकर छोड़ दिया और इस पर 2 दिन बात की और उसके बाद इस पर चर्चा नहीं हो रही। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, वो चुनाव आयोग से वक्त ले रहे हैं, वो लगातार लोगों को सामने ला रहे हैं, जिनके वोट कट रहे हैं उनके नाम भी लेकर वो सामने आ रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया राहुल गांधी के हमलों पर, वो सुन लेते हैं। बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। थैंक यू। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। थैंक यू। केजरीवाल का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों पर वो टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था वो अब पर्दा उठ गया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी चुनाव लड़ रही है, दिल्ली की जनता के खिलाफ एक तरीके से वो बोल रहे हैं। रविंद्र जी, राहुल गांधी के बयानों पर अरविंद केजरीवाल का जवाब तो आपने सुना। क्या मानते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को डायरेक्ट उस तरीके से अटैक नहीं करना चाहते जिस तरीके से हम चुनावों में नेताओं को करते हुए देखते हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल अनुराधा जी, और ये बहुत मुझे लगता है कि जब आप राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीति करते हैं तो इस तरह के, ये उस तरह का एक बयान था। जब केजरीवाल लोकल इश्यूज दिल्ली के चुनाव पर बात करते हैं तो वो बहुत अटैकिंग मोड में रहते हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, चाहे वो किसी भी नेता के बारे में हो। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय परिदृश्य की बात आई, राहुल गांधी क्योंकि राष्ट्रीय नेता है, उनके बारे में बात आई, तो उन्होंने बहुत ही डोसाइल स्टेटमेंट दिया, बहुत ही सदा हुआ बैलेंस स्टेटमेंट दिया, और किसी तरह का उनके बयान को काटने की या उनके खिलाफ बात करने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई, ना उन्होंने उसके बारे में बोला। तो यही हम लोग भी बात जो कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन केवल इतना हो कि उसका एक विधानसभा चुनाव के ऊपर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में भी दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी, यहाँ पर भी दिल्ली में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन गठबंधन का जो असर है वो केजरीवाल को भी उस गठबंधन की जरूरत है, क्योंकि जब केजरीवाल जेल गए थे तो लोकसभा के भीतर राहुल गांधी ने उनकी पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि जो जेल में बैठे हेमंत सोरेन और केजरीवाल हैं, मैं उनका नेता भी हूं, उस विपक्ष का भी मैं नेता हूं। तो ये चुनाव में तो देखिए बिल्कुल ये एक दूसरे की मुखालफत होगी, लेकिन ये जो उनका स्टेटमेंट है ये इसी बात की तरफ इशारा करता है कि हम लोग कुछ भी, जैसे एनालिसिस में हम लोग कुछ भी कहें, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है उसमें ये लोग साथ साथ काम करने वाले हैं और एक दूसरे के प्रति इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं करना चाहते जिससे उस गठबंधन में किसी तरह की दिक्कत आए। जी चलिए देखिए, तो मोर्चा जरूर खोला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस की बदली हुई रणनीति का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा या
बीजेपी को मिल सकता है और आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, इसको लेकर एक आज हमने प्रिसाइज चर्चा की। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, और हमारे साथ विक्रांत जी भी जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया, और आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।